प्रिय विद्यार्थियों का इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में प्रोफेसर AC मित्तल हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम पूर्व के दिए गए लेक्चर से आगे कीमत प्रभाव का हम प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में किस प्रकार अपघटन करेंगे या किस प्रकार हम डिकम्पोज या ब्रेक करेंगे उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि प्राइस इफ़ेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट का टोटल होता है। और यहाँ पुनः हम ये कहना चाहेंगे कि नॉर्मल गुड्स, नॉन गिवन गुड्स और गिवन गुड्स के रेफरेंस में के संदर्भ में हम किस प्रकार अपना आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, कीमत प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं। इस विषय में हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं कि कीमत प्रभाव को आय प्रभाव व प्रतिस्थापन प्रभाव में अपघटित करने के लिए हम हिक्स का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, स्लर्स्की का भी कर सकते हैं। दोनों में कुछ अंतर है। इन दोनों विधियों में उस अंतर को ज्ञात करने से पहले इन विधियों में सर्वप्रथम वास्तविक आय को अपरिवर्तित अथवा स्थिर करने का प्रयास किया है। हिक्स ने भी वास्तविक आय को खत्म करने का, अपरिवर्तित करने का प्रयास किया है और स्लस्की ने भी। हिक्स ने क्या कहा कि उपभोक्ता को कीमत परिवर्तन के प्रभाव से उत्पन्न वास्तविक आय यानी रियल इनकम के परिवर्तन को उस मात्रा तक समायोजित करने के लिए हम करें कि उपभोक्ता पुनः पूर्व संतुष्टि यानी जिस तटस्थता वक्र से वो चल रहा था उसी तटस्थता वक्र पर वो अपने को पुनः समायोजित कर ले। अब यहाँ पर आप आगे चलिए कि उपभोक्ता को मूल तटस्थता वक्र पर पुनः स्थापित करने के लिए बजट रेखा को या प्राइस लाइन को बाईं तरफ ले जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यदि वस्तु की कीमत में कमी हो, उस संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो नई प्राइस लाइन मूल तटस्थता वक्र को जो है ओरिजिनल आपका इंडिफरेंस कर्व है उसको स्पर्श करे, ये आवश्यक है। पुनः हिक्स इस प्रकार कीमत रेखा के बाईं तरफ स्थानांतरित करके आय स्तर को कम कर आय प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास करते हैं और मांगी गई मात्रा का परिवर्तन केवल प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण ही हमारे समक्ष उत्पन्न होता है। इस विषय में हम पुनः आगे चलते हैं तो हमें यह विदित होता है कि स्लस्की विधि के अनुसार हम आय स्तर में परिवर्तन इस प्रकार करें जिससे वह वस्तु कीमत परिवर्तन से पूर्व की अवस्था के वस्तु संयोग को क्रय कर सके। कौन? उपभोक्ता। पुनः उपरोक्त परिस्थिति हेतु परिवर्तन कीमत रेखा के जो संतुलन बिंदु है, जो नई कीमत रेखा है वो संतुलन बिंदु से होकर जाए। इस प्रकार जो नई कीमत रेखा बनेगी वो उपभोक्ता के संतुलन को प्रदर्शित करेगी और एक उच्च संतुष्टि का स्तर भी प्रदान करेगी। इस बिंदु पर मांगी गई मात्रा प्रतिस्थापन प्रभाव का प्रतिनिधित्व करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर आय प्रभाव को क्या कर दिया है? समायोजित या समाप्त कर दिया है। अब हम यहाँ पर कीमत प्रभाव किसके लिए शुरू करते हैं? सामान्य वस्तु या नॉर्मल गुड्स की कंडीशन में हम कैसे इसको ब्रेकअप करें, डिकम्पोज करें। हम यहाँ पर स्लस्की की विधि को भी, हिक्स की विधि को भी, दोनों का प्रयोग करेंगे। तो
हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स आपको लिखे हैं कि सामान्य वस्तु या जिसको हम उच्च कोटि की वस्तु भी कहते हैं के लिए समग्र यानी टोटल कीमत प्रभाव क्या होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि आय प्रभाव भी धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब टोटल इफेक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है नॉर्मल गुड्स के लिए, इनकम इफेक्ट भी नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव होता है। तो टोटल इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के लिए हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होता है। अब हमने स्लस्की और हिक्स दोनों के मेथड का कंपैरिजन आपके सामने देने का प्रयास किया है, जिससे कि आप इसको सुगमता से समझ पाएँ। यहाँ हम आपके आगे उसकी व्याख्या करते हैं। उस व्याख्या में आपको ये स्पष्ट होगा कि हम किस प्रकार से इसका समायोजन या ब्रेकअप करते हैं। एक तरफ हमने हिक्स का प्रभाव लिया, दूसरी तरफ हमने स्लस्की का लिया। किस कंडीशन में, सामान्य वस्तु या नॉर्मल गुड्स की कंडीशन में। अब ये नीचे दो डायग्राम दिए हैं, अब आप ये यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। इस रेखा चित्र से या इस परिस्थिति से हमने वस्तु X के लिए मांग वक्र निकाला। इस परिस्थिति से वस्तु X का मांग वक्र या डिमांड कर्व निकाल लिया। तो डिमांड कर्व पे कैसा बिहेवियर आएगा ये हम अभी देखते हैं। तो हिक्स ने क्या कहा कि भाई ये हमारी जो ये देखिएगा बिंदु ए पे तटस्थता वक्र IC1 है। स्लस्की में भी ए बिंदु पर प्रारंभिक संतुलन का बिंदु है, IC1 लिया, ठीक है। अब वस्तु X की कीमत में कमी होगी तो कीमत रेखा किधर को जाएगी, बाईं तरफ को, क्योंकि रियल इनकम बढ़ेगी, वस्तु की मात्रा अधिक खरीदी जा सकती है, तो वो किधर आ गया, बाईं तरफ आ गया। अब हम इस समायोजन करना है ना, तो ये यहाँ आ गए, ये देखिएगा ये आए। अब इससे क्या हुआ कि उपभोक्ता IC2 या ये एक नए तटस्थता वक्र पर आ गया, क्योंकि उसकी वास्तविक आय बढ़ गई या क्रय करने की शक्ति बढ़ गई। तो वही चीज़ स्लस्की ने बोली, ये चीज़ हिक्स ने बोली, ये स्लस्की ने बोली। अब अंतर कहाँ शुरू होता है, अंतर शुरू होता है कि जो वार्षिक आय बढ़ गई है, उस बढ़ी हुई आय का क्षतिपूर्ति किस प्रकार किया जाए, कंपनसेशन कैसे दिया जाए या कंपनसेशन वेरिएशन कैसे दिया जाए, जो कि आपको पिछले लेक्चर्स में मैं विस्तृत रूप से बता चुका हूँ। यदि आपको उसके बारे में देखना है तो आप पीछे के लेक्चर्स में देख सकते हैं, चैनल को जो है वीडियोज़ में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ जब हमने वास्तविक आय को ख़त्म करने के लिए ये ग्रीन लाइन आ रही है, ये क्या है हमारी प्राइस लाइन, ये क्या है प्राइस लाइन। यहाँ और यहाँ में अंतर क्या है कि हिक्स कहते हैं भाई उसी इंडिफरेंस कर्व पर रहना है, जबकि स्लस्की कहते हैं कि मूल जो ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व है उसके मूल बिंदु से आप निकालते हुए कंपनसेशन दे दीजिएगा, और जब आप कंपनसेशन देंगे तो स्लस्की के अनुसार आप ऊंचे वक्र पर चले जाएंगे, संतुष्ट कॉम्बिनेशन ज़्यादा ले पाएंगे उसी के अंतर्गत, या यहाँ पर उसी तटस्थता वक्र पर रहेंगे। अर्थात कॉम्बिनेशन चांसेस स्लस्की के अनुसार ज़्यादा हो गए, यानी कि कीमत परिवर्तन और मांगी गई मात्रा की जो व्यावहारिकता है वो स्लस्की में हमें ज़्यादा दिखाई देती है हिक्स की तुलना में। अब हमने जब इनके प्रभावों को देखें तो ये देखिए मैंने लिखा है A to B, A से B, ये ICC PCC सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ मैं आपको सिर्फ संकेत के रूप में बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ डायरेक्शन से छोटा सा पूछा जाता है, ना कि पूरा डिटेल में, जब आपके मल्टीपल चॉइस या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो कीमत प्रभाव टोटल क्या है, A से B तक चलना, A से B तक चलना, यानी यहाँ से यहाँ तक ये कीमत प्रभाव हो गया। प्रतिस्थापन प्रभाव कौन सा हुआ, A to C, A to C, A to C C1 पे ही है,
उस IC1 पे ही है और यहाँ पर दूसरे IC2 पर है। ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाना चाहिए। अर्थात प्रतिस्थापन प्रभाव यहाँ से यहाँ ये मात्रा प्रतिस्थापन प्रभाव की और यहाँ से यहाँ ये मात्रा प्रतिस्थापन प्रभाव की। अब जो आय प्रभाव को ख़त्म करना था तो हमने क्या करा था कि कीमत रेखा या प्राइस लाइन को हमने पैरेलली उतना रियल इनकम को कम किया था। अर्थात अब हम आय प्रभाव को कैसे देखें, C से D, यानी ये पोर्शन, ये यहाँ पे स्लेस्की के कंडीशन में किससे, यहाँ हिक्स की कंडीशन में ये आपको डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि ये हिक्स और स्लेस्की ने दोनों ने ही नॉर्मल गुड्स के लिए क्या कहा, इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है और लॉ ऑफ डिमांड या मांग के नियम को फॉलो करता है। एग्जामिनेशन का 1 नंबर का सवाल है कि सामान्य वस्तु के अंतर्गत क्या कीमत प्रभाव मांग के नियम को फॉलो करता है या मांग के नियम का पालन करता है। इसीलिए ये डायग्राम मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, क्योंकि मांग का हमने इस मात्रा से दी हुई कीमत के आधार पर हम अगर निकालना चाहें, जो पूर्व में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, हमने क्या निकाल लिया, डिमांड को निकाल लिया। तो अब हमने क्या देखा, ये मूवमेंट जो है कि प्राइस घटी किसकी, वस्तु एक्स की और डिमांड बढ़ी। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड को स्लेस्की भी कहते हैं कि फॉलो करता है नॉर्मल गुड, और हिक्स भी कहते हैं कि नॉर्मल गुड्स फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं हम नॉन गिफन गुड्स की। एग्ज़ाम में जिसको आप इंफीरियर गुड्स कहते हैं उसको कभी कभी नॉन गिफन गुड्स के नाम से भी बोल दिया जाता है, तो आपको वहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या है कि निम्न कोटि या निकृष्ट या नॉन गिफन कमोडिटी के लिए कीमत प्रभाव क्या होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। उसका कारण क्या है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज़्यादा होता है। अभी डायग्राम में देखते हैं, क्या ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट से ज़्यादा होता है। अर्थात हम जानते ही हैं कि कीमत प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव, तो प्रतिस्थापन प्रभाव ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, तो टोटल इफेक्ट क्या हो जाएगा, जब प्रतिस्थापन प्रभाव ज़्यादा होगा आय प्रभाव कम होगा तो कीमत प्रभाव अधिक होगा या पॉजिटिव होगा। उसको हमने अपने डायग्राम में देख लिया। देखिए मैंने इनकम इफेक्ट को अलग से आपको हाईलाइट किया है। किस केस में, इंफीरियर गुड्स या जिसको कहते हैं नॉन गिफन गुड्स, वही हिक्स वर्जन स्लेस्की वर्जन, वही चीज़ आप देखिएगा। अगर आप पीछे देखें तो ये जो IC1 था, ये IC1 इस यहाँ कहीं था, अब ये कहाँ चला गया, IC2, पहले यहाँ था IC2, अब IC2 और थोड़ा सा ऊपर को हो गया है ना, ये ऊपर को हो गया ना। अब इसी के कारण अगर ये IC2 यहाँ होता तो वस्तु दूसरी तरह की होती और प्रभाव धनात्मक होता। अब ये IC2 कहाँ है, प्रतिस्थापन प्रभाव के बीच में आ रहा है। वही हम शुरू करते हैं, प्रारंभिक कीमत रेखा संतुलन, कीमत कम होने से नई कीमत रेखा नया संतुलन, प्रतिस्थापन प्रभाव में आय का हमने क्षतिपूरक या कंपनसेशन दिया, तटस्थता वक्र पे प्रतिस्थापन हो गया IC1, यहाँ अन्य तटस्थता वक्र पे हो गया IC3 पर। ठीक है, ये हिक्स कहते हैं, हम बार बार इसको रिपीट नहीं करना चाह रहे। तो अब कीमत प्रभाव में क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव कहाँ से, A से C तक है, A से C तक है, तो ये टोटल क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव है। अब इसमें आय प्रभाव क्या हो गया, माइनस, क्योंकि ये क्वांटिटी यहाँ से यहाँ आपको क्या दिख रही है, कम दिख रही है, तो आय प्रभाव मैंने इस डायरेक्शन में दिया, जिसका मतलब है नेगेटिव या कम है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव में से अगर आय प्रभाव को निकाल दें तो क्या बच जाएगा,
पीसीसी से अगर आप निकालते हैं इस तरह से तो भी क्या है, ये क्या बचेगा, कीमत प्रभाव। पर कुल कीमत प्रभाव क्या है, पॉजिटिव है। इनकम इफेक्ट इतना नहीं है कि उसने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को पूरा ही समाप्त कर दिया, उसके कुछ हिस्से को समाप्त किया है। अब ऐसी कंडीशन में अगर हम वस्तु की कीमत और मात्राओं के हिसाब से मांग वक्र निकाल लें, ये हमने मांग वक्र निकाल लिया। ये वाली जो लाइन है प्रतिस्थापन वाली, ये मैंने जानबूझ के आपके लिए ड्रॉ की, इसलिए की कि आपको पता लगे कि हम ए और बी का ही क्यों ले रहे हैं। हमने इसको क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि ये माइनस है, इसलिए हमने ये यहाँ बनाया पर छोड़ा। तो क्या दिख रहा है, कीमत कम हुई, मांगी गई मात्रा वस्तु की बढ़ी, अर्थात इंफीरियर गुड्स, निम्न कोटि की वस्तु या जिसको कहते हैं नॉन गिवन कमोडिटी, उसके लिए भी मांग का नियम क्या करता है, फॉलो करता है। तो ये चीज़ छोटी छोटी सी हैं जो एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे कि आप एक एक मार्क्स अपने ले सकते हैं। अब आता है हमारा गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स में क्या है कि कीमत प्रभाव नेगेटिव होता है। अभी तक क्या था, नॉन गिवन और सुपीरियर गुड्स में या नॉर्मल गुड में पॉजिटिव था, अब नेगेटिव है, क्योंकि आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा होता है। आगे कंडीशन कि आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से ज़्यादा होता है, मतलब इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और टोटल इफेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जबकि हम ये प्लस में लेके चल रहे हैं ना, तो ये अब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और इसको हम अगर डायग्राम से बताना चाहें तो फिर वही बता दे कि यहाँ आप देखिएगा, नॉर्मल गुड्स की कंडीशन में IC2 यहाँ था, आप पीछे रिवाइंड करके देखना वीडियो को, फिर नॉन गिवन गुड्स के में यहाँ आ गया, अब गिवन गुड्स में ये इंडिफरेंस का और ऊपर चला गया। अब आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, अगर हम कीमत और वस्तु की मात्रा के हिसाब से मांग वक्र निकालना चाहें तो वो ऋणात्मक की जगह क्या हो गया, धनात्मक हो गया, है ना। अर्थात कि अगर कीमत कम हो रही है तो मांगी गई मात्रा भी घट रही है, बढ़ नहीं रही, क्योंकि वो वस्तु ऐसी है कि उसका प्रतिस्थापन हमको उपलब्ध है। ये देखिए, कीमत घटी, मात्रा भी घटी, अर्थात मांग के नियम का अनुपालन नहीं हुआ, मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं किया गया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, आय प्रभाव कहाँ से कहाँ है, पहला इनिशियल ले लीजिए, ये प्रारंभिक बिंदु, उसके बाद में कीमत कम हुई, नया तटस्थ संतुलन का बिंदु आ गया कीमत रेखा पर दूसरी पे, उसके बाद में प्रतिस्थापन प्रभाव दिया, तो प्रतिस्थापन प्रभाव तो आपका क्या हुआ, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से जो आप दूसरे तटस्थ वक्र गए तो प्रतिस्थापन प्रभाव तो पॉजिटिव है, पर इनकम इफेक्ट क्या हुआ, ये हुआ ना, आप देख चुके हैं। अगर ICC डाल के बना के देखें तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आय प्रभाव क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब इसमें से प्रतिस्थापन प्रभाव घटा दिया तो बचा हुआ आय प्रभाव ऋणात्मक हुआ, या कुल मिला के कहें कि कीमत प्रभाव नेगेटिव हुआ। इस प्रकार से अगर हम पूरा रिव्यू कर लें तो हमारे सामने यही चीज़ आएगी कि प्राइस इफेक्ट को डिकम्पोज करें तो नॉर्मल गुड्स के लिए पॉजिटिव, नॉन गिवन गुड्स के लिए पॉजिटिव और गिवन गुड्स के लिए नेगेटिव होता है। आप ट्यूब को बार बार देखिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। और जो समस्या है मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद।